हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो सुहानी। आज हम देखेंगे कैंसर के बारे में, जो कि बायो का सब्जेक्ट है। आइए देखते हैं बिना टाइम लॉस किए हुए। कैंसर, ये कैंसर क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है। कैंसर के कारक, कैंसर के कारक किसके कारण ये होता है। कारक भी बोल सकते हैं या कारण भी बोल सकते हैं इसे। आइए देखते हैं। प्रसमान कोशिकाओं का कैंसर नवद्रव्यीय कोशिकाओं में रूपांतरण को प्रेरित करने वाले कारक भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक हो सकते हैं। इससे क्या हमें समझने में मिल रहा है, जो प्रसमान कोशिकाओं, जो हमारी कोशिका है उसमें कैंसर नवद्रव्यीय कोशिकाओं में रूपांतरण। पहले तो हमारा जो कोशिका है वह कैंसर नवद्रव्यीय कोशिका में रूपांतरित होकर प्रेरित करने वाले कारक क्या होता है, तो भौतिक और रासायनिक और जैविक हो सकते हैं। मतलब कि कन्फर्म नहीं है, बस भौतिक, रासायनिक, जैविक कारक हो सकते हैं। इसमें ये वाला भौतिक और रासायनिक और जैविक, ये मेन पॉइंट है। नहीं दिख रहा है तो हम बोल रहे हैं, जो आप समझ जाना। दूसरा पॉइंट क्या है, ये कारक कैंसरजन कहलाता है। जो भौतिक और रासायनिक और जैविक कारक हैं, जो भौतिक और रासायनिक और जैविक कारक है, उसे क्या कहते हैं, तो कैंसरजन कहलाता है। ये कारक कैंसरजन कहलाता है। ठीक है। तो कैंसर के बारे में ये सब दिया हुआ है। तो कि क्या कहते हैं भौतिक रासायनिक कारक को, तो कैंसर जन कहते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। एक्स किरण और गामा किरणें, जैसे आयनकारी विकिरण और परावैंगनी जैसे आयनकारी विकिरण डीएनए को क्षति पहुंचाते हैं, जिससे नवद्रव्यीय रूपांतरण होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये छोटा है पर इसमें क्वेश्चन बहुत बड़ा दिया हुआ है और आंसर भी है। एक्स किरण, जो एक्स किरणें हैं, किरण की बात कर रहे हैं, प्रकाश की बात कर रहे हैं, लाइट का, जिसे लाइट बोलते हैं। जो एक्स किरण है और गामा किरणें हैं, एक्स किरण और गामा किरण दो हैं, एक्स किरण है और एक गामा किरण है। जैसे आयनकारी, ये आयनकारी है। आयनकारी विकिरण और प्रवैंगनी जैसे आयनकारी विकिरण क्या है, तो आयनकारी प्रवैंगनी जैसे विकिरण आयनकारी भी है और प्रवैंगनी विकिरण जैसे हैं। आयनकारी विकिरण डीएनए को क्षति पहुंचाते हैं। जो ये एक्स किरणें और गामा किरणें हैं, वो डीएनए को क्षति पहुंचाते हैं, क्योंकि यह आयनकारी विकिरण है और प्रवैंगनी विकिरण साथ में है, जिससे नवद्रव्यीय रूपांतरण हो जाता है। जिससे जो हमारी कोशिका है उसमें नवद्रव्यीय रूपांतरण की क्रिया हो जाती है। आगे देखते हैं। ये पॉइंट हो गया। यहाँ तंबाकू के धुएं में मौजूद रासायनिक कैंसरजन फेफड़ों के कैंसर के मुख्य कारण है। आप कारक या कारण दोनों बोल सकते हो, चाहे आप कारण बोलो चाहे आप कारक बोलो, दोनों एक है। ठीक है। फिर यहाँ देखते हैं, इसी को समझते हैं। तंबाकू के धुएं होते हैं, उसमें मौजूद रसायन होते हैं, वो कैंसरजन होते हैं। वो कैंसर उत्पन्न करती है। जो तंबाकू के धुएं होते हैं उसमें कैंसर उत्पन्न करने की मात्रा होती है, जो फेफड़ों के कैंसर के मुख्य कारण। जो फेफड़ों हम वैसे भी श्वसन लेते हैं तो फेफड़ों में ही जाता है O2 ऑक्सीजन, और तंबाकू का जो धुआं है वो भी फेफड़े में ही जाता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त ये फेफड़ा होता है, क्योंकि जितने भी धुएं हैं यहाँ फेफड़ों से होकर ही
श्वास नली से बाहर जाती है, इसलिए सबसे ज़्यादा क्षति फेफड़ों की ही होती है। चलिए आगे देखते हैं। इससे जो कैंसर उत्पन्न करने का ये भी एक मुख्य कारण है। ठीक है, कैंसर के कारण, इनके कारण कितने हैं? जो इनके 3 कारण हैं, भौतिक, रासायनिक और जैविक। यहाँ पे हम बताए थे इनके कारण, कारक या कारण कितने हैं, तो भौतिक, रासायनिक, जैविक। और इसी को यहाँ पे बांट दिया गया है। ठीक है, इसी को यहाँ पे बांट दिया गया है। भौतिक कारक, कारक या कारण, कारक या कारण दोनों बोल सकते हैं हम इन्हें। भौतिक कारण, इसमें क्या आता है, तो एक्स रे आता है, और गामा रे और प्रबैंगनी आते हैं। एक्स रे, गामा रे और प्रबैंगनी आते हैं। और रासायनिक कारक में तंबाकू के धुएं, और जैविक कारक में ऑन्कोजीन, प्रोटोजीन, ऑन्कोजीन। ये दोनों एक ही हैं। हाँ, ये दोनों एक ही, एक काट देते हैं, सॉरी, दोबारा नोट हो गया। जो एक्सरे है, जो एक्सरे हम करते हैं, जैसे हम देखते हैं कि एक्सरे जब कोई व्यक्ति करवाने जाता है तो उसमें भौतिक कारण के द्वारा ही होती है। और जो गामा रे होती है, ये भी गामा किरणों के द्वारा होती है। और प्रबैंगनी किरण, इसे भी प्रबैंगनी किरण है, वो भी भौतिक कारण बन सकता है कैंसर उत्पन्न करने का। और रासायनिक कारक तंबाकू के धुएं कैंसर उत्पन्न करने का मुख्य कारक ये भी है कि रासायनिक कारक में आते हैं जो तंबाकू के धुएं हैं, और जैविक कारक में ये आते हैं जो ऑन्कोजिन्स और प्रोटोजोआ है। इसके द्वारा भी कैंसर उत्पन्न होने की चांसेस है। चांसेस क्या, कन्फर्म है। अगर तम्बाकू यूज़ करेगा तो कैंसर उत्पन्न करने की मुख्य कारक है। यहाँ देखते हैं, पॉइंट में देखते हैं, कैंसर उत्पन्न करने वाले विषाणु, जो कैंसर उत्पन्न करने वाले विषाणु होते हैं, अवार्ध जीन वायरस ऑन्कोजिन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? थोड़ा सा नाम टेढ़ा है, बट ये भी इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में ये भी आती है। कैंसर उत्पन्न करने वाले विषाणु अरवाद जीन कहते हैं, या इसी को वायरस ऑन्कोजिन्स कहते हैं। वायरस क्या बोलते हैं? तो वायरस ऑन्कोजिन्स बोलते हैं, क्योंकि यह वायरस जैसे डिजीज है, इसलिए इसे हम वायरस ऑन्कोजिन्स बोलते हैं। सेकंड पॉइंट देखते हैं। इनके अलावा प्रसमान कोशिकाओं में कई जीनों का पता चला है। यहाँ तक पहले देखते हैं। इनके अलावा प्रसमान कोशिकाओं में कई जीनों का पता चला है। जो ये सब तकनीक है, और ये सब तकनीक है इन दोनों के द्वारा जो कैंसर के बारे में हमारे कैंसर प्रसमान कोशिका में कई जीन का पता चला है। कैंसर का नहीं, तो कैंसर का नहीं, जीन का पता चला है, जिन्हें कुछ विशेष परिस्थिति में सक्रिय किया जाने पर वे कोशिका का कैंसर जनित रूपांतरण कर देता है। इससे क्या समझे हम? तो इसके अलावा प्रसमान कोशिका में कई जीनों का पता चला है, जिन्हें कुछ विशेष परिस्थिति में सक्रिय किया जाने पर वे कोशिका का कैंसर जनित रूपांतरण कर देता है। इसे सक्रिय बोले तो इसे सुचालू कर दिए तो कैंसर उत्पन्न करने, जो कैंसर जनित रूपांतरण
कर देता है, मतलब कि कैंसर उत्पन्न करने की कन्फर्म चांसेस हो जाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये जीन कोशिकीय अर्बुद जीन सेल्यूलर ऑन्कोजीन्सी, ये इंग्लिश लिखा हुआ है, ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है, बट हम इसको हिंदी में ही लिख दिए हैं। ठीक है, इसी का ये इंग्लिश है और ये हिंदी में ही इसको बोलते हैं, बट इसी को हम इंग्लिश में भी बोलते हैं, ये लिखा हुआ है। आप ये मत सोचना कि ये अलग है और ये अलग है, ये दोनों एक ही हैं। सेल्यूलस ऑन्कोजीन्स अंग या आदि अर्बुद जीन प्रोटो ऑन्कोजीन्स कहलाते हैं। जो ये जीन जो यहाँ पे जीन का पता लगाते हैं, जीन का यहाँ पे तो पता लगा लिया, ठीक है। अब वो जीन निकला तो हम क्या नाम देंगे, तो उसे हम अर्बुद जीन सेल्यूलर ऑन्कोजीन्सी अंग या आदि अर्बुद जीन प्रोटो ऑन्कोजीन्स कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, तो ये और ये बोलते हैं। ठीक है, अर्बुद जीन और आदि अर्बुद जीन। ठीक है, इसी में आता है ये अर्बुद जीन के बारे में ही पढ़ रहे हैं, इसी के अंदर ये दोनों आते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कैंसर के कारक, इसी में है कैंसर के कारक। यहाँ पे पॉइंट क्या है, कैंसर की कोशिकाओं का आकार सामान्य कोशिका से बड़ा होता है। जो हमारी सामान्य कोशिका है, हमारी जो जितनी भी कोशिका है सब एक समान की है, पर जब कैंसर की कोशिका होती है वो जो नॉर्मली कोशिका है उससे बड़ी होती है। बोले तो हमारी जो कोशिका है वो ऐसी है, पर जो कैंसर की कोशिका है वो थोड़ी सी मोटी होती है या फिर उभरी हुई होती है, इसे ही हम कैंसर बोलते हैं। ठीक है, ये तो हो गया, आई होप समझ गया होगे। अब इसी में देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो कैंसर के कारण अंगों में ट्यूमर बन जाता है, परंतु प्रत्येक ट्यूमर या तिल कैंसर नहीं होते। हम अभी बताएं कि जो कोशिका है, जो उभरी हुई ये जो बन जाती है संरचना, इसे ही हम ट्यूमर बोलते हैं। ठीक है, इसे हम ट्यूमर बोलते हैं। कैंसर तो बोलते ही हैं, पर इसे हम ट्यूमर सबसे पहले बोलते हैं, तब जाके ये कैंसर होता है। पर ऐसे ये नहीं होता कि कोई भी ट्यूमर है, चाहे तो कोई भी तिल है वो कैंसर नहीं होते, क्योंकि नॉर्मली भी होते हैं, पर इसे देखना कंफर्म होना ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ी ना आप समझ सकोगे। डॉक्टर के पास जाकर इलाज चेकअप करवा के देखना पड़ेगा, तब जाके हमें पता चलेगा कि ये कैंसर है या फिर नॉर्मली ऐसे ही है, हम ऐसे पता करेंगे। अब अगला पॉइंट देखते हैं। परंतु निरंतर रूप से वृद्धि करने लगता है। ये जो कैंसर की कोशिका होती है, ये कैंसर की कोशिका होती है जो ये क्या बोलते हैं इसे, उभरा हुआ तो हुआ ही है, पर निरंतर वृद्धि करते रहती है। जैसे अभी इतना छोटा है, ठीक है, अब और बड़ा हो जाता है, और ये ऐसे ऐसे ही बढ़ती रहती है। ठीक है, तभी बढ़ती रहती है। ठीक है, ये निरंतर बढ़ती रहती है। तब आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर ये जो ट्यूमर है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, तो आप समझ सकते हो कि ये किसी हद तक कैंसर के ही सिम्टम है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। घावों में लगातार रक्तस्राव का होना। जो ये ट्यूमर है, ट्यूमर को ही हम घाव बोलते हैं, या फिर जो जनरली घाव होते हैं उसमें लगातार रक्तस्राव होना। हम
ये बोल सकते हैं कि अगर छोटी सी चोट या घाव हो गई है तो उसमें लगातार रक्त की स्त्राव हो रही है बिना कोई कारणवश, तो उस वह भी जो लक्षण है, जो सिम्टम है, वो कैंसर के ही हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं पाचन शक्ति में कमी होना। जो इससे जो पीड़ित व्यक्ति रहता है, कैंसर से जो पीड़ित व्यक्ति रहता है, उसे तो नहीं पता है कि हाँ मुझे ये हुआ है, पर उसके जो सिम्टम्स ये हैं। तो पाचन शक्ति में कमी हो जाती है। जो इससे ग्रसित व्यक्ति रहता है उसकी पाचन शक्ति पाचन शक्ति है उसमें कमी आ जाती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं लंबे समय तक घावों का नहीं भरना। जो इससे जो कैंसर से पीड़ित व्यक्ति रहता है उसके जो कैंसर तो होता ही है, बट उसे पता नहीं है, पर वो लंबे समय तक अगर उसकी घाव जो है या फिर चोट लग गई, तो थोड़ा सा कट हो गया तो घाव हो गई, तो वो ठीक नहीं हो रही है, लंबे समय तक चलती जा रही है, उसे वह जो लक्षण होता है, कारण होता है, वो कैंसर के ही कारण होता है। और क्या है, आवाज का भारी होना तथा खांसी का लगातार गले में दर्द, ये मेन पॉइंट है। आवाज का भारी होना, जो आवाज है वो भारी हो जाती है, और लगातार अ, खांसी लगातार आते रहना और गले में दर्द हो जाना, क्योंकि खांसी लगातार आएगा तो गले में दर्द तो होना ही है। और जो आवाज़ होती है वो भारी हो जाती है, आवाज़ भारी हो जाती है और खांसी लगातार आती रहती है। इसलिए हमें ये सब क्रिया होने से पहले ही जाकर चेकअप करवाना होगा और कंफर्म होना होगा कि कहीं हमें ये तो नहीं हुआ है, कैंसर तो नहीं हुआ है, या फिर हमें चेक करवाना होगा। ये अगर ये सिम्टम्स हैं तो शरीर के भार में लगातार कमी आना। जो शरीर की भार होते हैं, जो वजन होती है, ये भी मेन पॉइंट है। जो शरीर का वजन जो है, जैसे किसी व्यक्ति का 48 है तो कुछ दिनों के बाद 45 हो जाता है, या फिर डायरेक्ट 39 या फिर 35 डायरेक्ट हो जाती है, तो तेज़ी से घटना, ये जो घटने की क्रिया होती है वो कैंसर के ही कारण होती है। क्योंकि जो व्यक्ति कैंसर से पीड़ित होती है उसकी वजन लगातार घटती रहती है, चाहे चाहे ज़्यादा दिन ही क्यों ना हो जाए, बस घटती रहती है, रुकने का नाम नहीं लेती है, क्योंकि इसे कैंसर हुआ है, इसीलिए इसकी जो वजन है वो घटती रहती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं स्त्रियों में मासिक धर्म में लगातार कमी आना। जो ये तो मेल फीमेल दोनों के बारे में है, बट अगर स्त्री में, अगर फीमेल में ये बीमारी पाई जाती है तो उसके जो मासिक धर्म होती है, क्या, तो मासिक धर्म होती है उसमें कमी आ जाती है, मतलब लगातार कमी आ जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं प्राकृतिक छिद्र से रुधिर का हानि होना। जो प्राकृतिक छिद्र है उससे रुधिर जो ब्लड है उसमें हानि होती है। ये क्या है, तो ये कैंसर के सिम्टम्स हैं। जो अगर कोई व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है तो ये सब सिम्टम्स उसमें देखे जाते हैं, तब हम ये सब को देखकर कैंसर के बारे में पता कर सकते हैं कि व्यक्ति को क्या हुआ है, और इलाज करवाना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि कंफर्म थोड़ी ना रहता है, अपने खुद से चेकअप करवाओ फिर पता चलता है कि हमें क्या हुआ है। आगे क्या है, तो कैंसर अभिज्ञान और निदान। कैंसर अभिज्ञान और निदान के बारे में है। इसमें क्या पॉइंट है, कैंसर का शुरू में ही पता लगाना आवश्यक है, क्योंकि ऐसा होने पर कई मामलों में इस रोग का सफलतापूर्वक उपचार किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कैंसर हो गया तो बहुत बड़ी बात है, इसका इलाज हो सकती है, पर हमें पहले ही पता कर लेना चाहिए। अगर देखने के लिए मिलता है तो हमें पहले ही पता करके उसका इलाज अगर अच्छे से करवाएंगे तो ये
ठीक होने की चांसेस होती है। पर अगर लेट से करवाएं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसी में देखते हैं क्या था। तो कैंसर, कैंसर अभिज्ञान ऊतकों की जी जीभूति परीक्षा बायोप्सी और जीभूति परीक्षा को ही बायोप्सी कहते हैं। और ऊतक विकृति क्या है, तो ऊतक विकृति है। इसी को क्या बोलते हैं, ऊतक विकृति को क्या कहते हैं, तो हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी अध्ययनों तथा बढ़ती कोशिका गणना के लिए रुधिर तथा अस्थि मज्जा परीक्षण पर आधारित है। ल्यूकीमीनिया के मामले में होते हैं। इससे हमें क्या सीखने के लिए मिला। इसे यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसका इलाज करवाना होगा जल्द से जल्द। और इसमें क्या है, अभिज्ञान ऊतकों की शायद ये गलत रॉन्ग लिखा हुआ है। अच्छा इसको छोड़ते हैं, शायद ये रॉन्ग लिखा हुआ है। इसे देखते हैं, बायोप्सी बोलते हैं इसे। बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजी, जो बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजी है, अध्ययनों तथा बढ़ती कोशिका गणना के लिए रुधिर तथा अस्थि मज्जा परीक्षण पर आधारित है। जो बढ़ती कोशिका, कैंसर से पीड़ित है तो व्यक्ति का जो कोशिका है वो बढ़ती जाती है, उसे बायोप्सी या हिस्टोपैथोलॉजी के अध्ययन ये रोग नहीं है, ये टेक्निक है, सॉरी तकनीक है। जो व्यक्ति की जो कैंसर हुई है उसको पता लगाने के लिए बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। ये एक रोग नहीं है, ये टेक्निक है जिसके द्वारा हम कैंसर का पता लगाते हैं। ठीक है, जिसमें कोशिका गणना के लिए रुधिर अस्थि मज्जा परीक्षण पर आधारित है। अस्थि मज्जा, इससे हम क्या समझ, जो कैंसर है, जिस व्यक्ति को कैंसर है उस इसमें बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजी में क्या होता है, तो रुधिर, जो व्यक्ति की रुधिर या फिर अस्थि मज्जा, बोन मैरो, जिसे हम बोन मैरो बोलते हैं, रुधिर से भी सबसे बड़ा बोन मैरो होता है, अस्थि मज्जा होता है। इसके परीक्षण पर आधारित है। इसका परीक्षण करते हैं, जो पीड़ित व्यक्ति है उसके अंदर से अस्थि मज्जा और रुधिर या फिर रुधिर को लेकर उसकी परीक्षण कर ल्यूकीमीनिया के मामले में होता है। ल्यूकीमीनिया इसका जो परीक्षण करता है वो किसके मामले में होता है, तो ल्यूकीमीनिया के मामले में होता है। तब जाकर हम देखते हैं कि इस व्यक्ति को कैंसर हुआ है या फिर सामान्य बीमारी हुई है। अब इसी में आगे देखेंगे कि इसके निदान क्या है और इसके कुछ पॉइंट्स देखेंगे, पर वो हम कल की क्लास में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉच दिस माय वीडियो। थैंक यू।